जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल बहुत कुछ चल रहा है और मुझे या फिर मेरी याददाश्त में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा जब पाकिस्तान में बहुत कुछ ना चल रहा हो। अभी हाल ही में हुआ क्या पाकिस्तान में? सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 अरब का लोन दे दिया। ऐसा लोन उसने क्यों दिया? जबकि दोनों मुल्कों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव था, बहुत ज्यादा टेंशन था। उसके बाद भी MBS यानी मोहम्मद बिन सुल्तान, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने इमरान खान के आने पर $3 अरब उनकी झोली में डाल दिए। एक तो इमरान खान के मांगने का तरीका, मांगने का एक्सपीरियंस इमरान खान का, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि असल में कारण क्या था, ये पैसे दिए क्यों। आप देखिए छोटी सी क्लिप। पाकिस्तान के मशहूर सहाफी, कॉलमनिस्ट, टीवी एंकर, राइटर नजम सेठी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? कि ये ब्रेकिंग कर रहा हूं आपके लिए मैं। वो ये कि उन्होंने हमें पैगाम भेजा कि बात ये है कि हमारे तो ज्यादातर रिश्ते, जैसे आयशा सईदा आयशा कहती हैं, हमारे तो फौज के साथ तल्लुकात और हमेशा रहे हैं। आपके लोग तो आते जाते रहते हैं, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी एक की छुट्टी हो जाती है। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस। कोई हमारे जाती तो इश्यूज नहीं होते। हम कोई पसंद या नापसंद कोई जात के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर तो नहीं होती। हमने तो भुट्टो के साथ भी काम किया, जरदारी साहब के साथ भी काम किया, नवाज शरीफ साहब के और आपके साथ भी। मगर असली बात यह है कि हमारे रिश्ते हैं आपकी रियासत के साथ, खुसूसन आपकी अफवाज पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ। और उन्हीं की हम हमेशा सिक्योरिटी असिस्टेंस लेते हैं और वो परमानेंट, जैसे वो परमानेंट है, हमारे भी उनके साथ रिश्ते जो हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो परमानेंट है। जैसे ही नोटिफिकेशन उन्होंने आपने किया तो उन्होंने वहां से अपनी वेबसाइट के ऊपर अरबी के अंदर, क्या स्टाइल है, अनाउंसमेंट कर दी कि हम पाकिस्तान को ये दे रहे हैं। फिर यहां जल्दी जल्दी भाग दौड़ हुई, ओए होए होए होए, करो करो करो, इसकी क्रेडिट ले लो, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रिलीज करो, प्रेस रिलीज करो, ये वो। तो फवाद चौधरी साहब सारे एक्टिव हो गए, जैसे कि हम बहुत बड़ा तीर मार के आए। एक्चुअली तो तीर तो मारा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर जो तीर मारा है वो तीरंदाजों ने मारा है, जिनके कल्चर में तीरंदाजी है। जी, वो नोटिफिकेशन किया तो ये पैसे मिले। दोस्तों, आपने देखा, असल में बात इमरान खान की थी ही नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट बहुत पुराना है और सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं, चाहे वो उनके वली अहद हो, प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान या बादशाह हो, या कोई भी जो रूलिंग कोटरी है सऊदी अरेबिया की, जो रूलिंग फैमिली है अल सऊद की, वो ये समझती है कि पाकिस्तान में अगर बात करने का फायदा है तो पाकिस्तानी फौज से है। जुल्फिकार अली भुट्टो आएगा जाएगा, बेनजीर भुट्टो आएगी जाएगी, नवाज शरीफ आएगा जाएगा, इमरान खान भी आया है, वो भी एक ना एक दिन जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी फौज जहां पर खड़ी है वहां पे खड़ी रहेगी। आज भी, आज के 10 साल बाद भी। एक परमानेंसी का फैक्टर है, एक पुख्ता होने का, एक मजबूत होने का फैक्टर है पाकिस्तानी फौज का, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान चलाती है। पाकिस्तानी फौज इमरान खान या उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जो प्रधानमंत्री आएंगे, वो पाकिस्तान नहीं चलाते। तो ये जो $3 अरब दिए हैं, नजम सेठी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी सरकार को पैसे नहीं दिए, ये पाकिस्तानी फौज को पैसे दिए। और आपको ये तो पता ही होगा कि जनरल रहील शरीफ, जो फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, वो भी वहीं पे उनको नौकरी मिल गई है सऊदी अरेबिया में। कोलिशन फोर्सेस, इस्लामिक फोर्सेस का लीड कर रहे हैं वहां पे। तो ये सब पीठ पीछे बातें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये पैसे मिले। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कि $3 बिलियन पाकिस्तान को क्यों मिले। नजम सेठी साहब इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा तहरीक लबैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट विंग, जिसको कहते हैं दाएं बाजू की तंजीम। एक पार्टी है राइट विंग, हार्डलाइन इस्लामिस्ट, सोच विचार में एकदम तालिबान। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि तालिबान ने हथियार उठाए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तहरीक लबैक की बात कर रहा हूं, और अभी अभी इसने हथियार उठाना शुरू करा है। तो आज की तारीख में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा है। लाहौर और गुजरावाला के बीच में आप ये लगा लीजिए कि खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर का सूरत हाल एक बन चुका है। तहरीक लबैक पाकिस्तान कह रहा है कि हम जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद जाके
हम 2-3 चीजों का फैसला करेंगे। पहली चीज, गुस्तखाना खाके जो बने थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो कार्टून्स बने थे, जो रिप्रोड्यूस करे थे फ्रांस ने, उसका हमें हिसाब चाहिए। वो हिसाब कैसे मिलेगा? फ्रांस के एम्बेसडर को निकालना होगा और फ्रांस के साथ सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। ये मांग है तहरीक लबैक की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टेट ये कहता है, साहब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ये तवज्जो कैसे रख सकते हैं हमसे कि हम फ्रांस से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दें? जीएसपी प्लस भी तो कोई चीज है। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप को दोस्तों, उसको बहुत बड़ी रियायत मिलती है, बहुत बड़ी छूट मिलती है, और उस छूट का नाम है जीएसपी प्लस। ये हम पहले एक एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। जीएसपी प्लस है क्या? यानी कि पाकिस्तान जब एक्सपोर्ट करता है, जब निर्यात करता है यूरोप को, तो उसको बहुत एक मोटी छूट मिलती है, जिससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो पाकिस्तानी माल है, सामान है, वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अगर ये रियायत ना मिले, ये छूट ना मिले, तो पाकिस्तानी सामान कोई खरीदे भी ना। तो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी की, जिसकी मैशत की नैया वैसे ही डगमगा रही है, डोल रही है, वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। इससे पाकिस्तानी सरकार डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी का, पाकिस्तानी मैशत का, अर्थव्यवस्था का हाल आप सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बहरहाल तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो चीफ है साद रिजवी, उसको पकड़ के जेल में डाल रखा है। और साद रिजवी के जो अब्बा जान थे, सीनियर रिजवी साहब, उन्होंने लबैक बनाई थी। लबैक का कई लोगों ने इस्तेमाल करा दोस्तों, कई लोगों ने इस्तेमाल करा। आज मैं आपको साबित करूंगा कि लबैक का इस्तेमाल कैसे हुआ है, कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा लबैक का इस्तेमाल करा है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसको डीप स्टेट भी कहते हैं पाकिस्तान में। उन लोगों ने जबरदस्त इस्तेमाल करा है। डीप स्टेट का एक प्यादा है जो ऑलमोस्ट हर सरकार नहीं, लेकिन लगभग हर सरकार में कोई ना कोई मंत्री या वजीर बन जाता है। उस आदमी का नाम है शेख रशीद। एक छोटा सा वीडियो देखिए शेख रशीद का। यह वीडियो तब का है जब शेख रशीद ऑपोजिशन में था। यह देखिए कि तहरीक लबैक के साथ किस तरीके से शख्स खड़ा है और किस तरीके से कह रहा है कि आग लग जाएगी, लोग मर जाएंगे, लबैक वाले आ रहे हैं, लबैक या रसूल अल्लाह, बाकी दुनिया भर की बातें यह शख्स कर रहा है। जरा देखिए वीडियो, मैं वापस आता हूं। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी। ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। दोस्तों आपने वीडियो देखा, शेख रशीद जो आज की तारीख में गृह मंत्री है पाकिस्तान का, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जिसको आप होम मिनिस्टर कहते हैं, ये अपने वीडियो में क्या कह रहा है? मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे। ये नवाज शरीफ को धमकी दे रहा है। उस समय शेख रशीद ने लबैक वालों का फायदा उठाया नवाज शरीफ की सरकार गिराने में। उसमें आईएसआई का भी हाथ था, पाकिस्तानी फौज का भी हाथ था, 10 और लोगों का हाथ था। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे इंस्ट्रूमेंट थी, जो जमीन पे जमीन हिलाने की, भूकंप लाने की, अर्थक्वेक लाने की जिसने पूरी कोशिश करी और कामयाब भी रही, वो थी लबैक, यानी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान। अब आज की तारीख में 2021 अक्टूबर में वही शेख रशीद क्या बोलता है लबैक के लिए, ये वीडियो देखिए। ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। समरी मैंने भेज दी है कैबिनेट की मंजूरी के लिए और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूं। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। हम नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और ख़त्म नबूवत के भी सिपाही हैं। मुझे डर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे अभी हमने कालादम करार दिया है, ये जो लोग देख रहे हैं उनके, वो समझने की कोशिश करें कि ये ना हो कि उन पर इंटरनेशनल पाबंदी लग जाए और वो दहशतगर्दों की आलमी तंजीम में आ जाएं और फिर इनके लोग जो हैं उनके केसेस हमारे बस में नहीं होंगे। मैं कभी इस तंजीम के साथ ना शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, ना जुलूस में गया। सो आपका सवाल करने का हक है और आप एक इतने बड़े चैनल से तल्लक रखते हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पे मबनी होते हैं। देखा आपने दोस्तों, शेख रशीद 2017 में क्या बोल रहा है
और 2021 में क्या बोल रहा है। लबैक का इस्तेमाल लोगों ने करा है। एक और कलाकार है इसके बीच में जो कि लबैक का नहीं है, वो एक और पॉलिटिकल तंजीम का है, पॉलिटिकल पार्टी का है, जिसका नाम है मौलाना फजल रहमान। ये लॉन्ग मार्च वाले बाबा हैं। ये इनके पास लाखों दर लाखों फॉलोअर हैं। ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और जब इनकी खुशी हो साहब, जब इनको फोन आ जाए किसी पाकिस्तानी जर्नैल का, तो 10, 15, 20, 25 लाख लोग सड़क पे लाना कुछ दिनों में इनके लिए चुटकी भर का खेल है। तो ऐसी कुछ तंजीमें पाकिस्तान ने पाल रखी हैं, पाकिस्तानी डीप स्टेट ने पाल रखी हैं। और ये हो क्यों रहा है? इसमें कई सारी चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बाजवा से नहीं बनती, जनरल बाजवा की इमरान खान से नहीं बनती। इमरान खान की बीवी है पिंकी पीरनी, जो टोटके करती है, वुडू करती है। जनरल बाजवा के गुड्डे में उन्होंने सुइयां चुभाई, वुडू करा कि इसको मार दिया। ये सब ड्रामा तो चल ही रहा है दोस्तों, लेकिन इससे बड़ी बात कुछ और है। इसका पाकिस्तानी आर्मी से क्या लेने देना? इसका पाकिस्तानी आर्मी से दो लेने देने हैं। पहली चीज, जनरल बाजवा का एक्सटेंशन। मैं बार 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 आपको एक ही बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान में असली फसाद की जो जड़ है वो जनरल बाजवा का 3 साल का एक्सटेंशन है। काफी जनरल्स जो थे, जिनका प्रमोशन होना था, जिनको आर्मी चीफ बनना था, तकरीबन 2 जनरल्स का तो आर्मी चीफ बनने का चांस खत्म हो गया, क्योंकि जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। इसके अलावा जब वो आर्मी चीफ बनते तो वो अपनी कुर्सी खाली करते, नीचे वाले ऊपर आते। तो ये पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, लोग कहते हैं 16 से लेकर 25 जनरलों की जिंदगी गर्क कर दी इस इंसान ने एक्सटेंशन लेके। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने जो मना कर दिया साफ, अमेरिका को तो जो सच्चा झूठा उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला, वो तो बोला उसने अपने खुद के आर्मी चीफ को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। और एक कहावत है, पुरानी देसी कहावत है, थोड़ी सी रफ किस्म की है, लेकिन बताना आपको जरूरी है कि लोग कहते हैं कि अपने बाप को कभी ना नहीं कहना चाहिए। इमरान ने अपने बाप को ना कह दिया। जो लोग उसको लेकर आए थे सत्ता में, इमरान खान ने उनको ना कह दिया। और उन लोगों को ना सुनने की आदत नहीं है। तो ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट आमने सामने दोस्ती हो गई, यारी दोस्ती हो गई, झपियां भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डोर टूट गई है। अब जब भी उस डोर में गांठ बंधेगी तो गांठ दिखाई देगी, वो गांठ हाथों में महसूस होगी, दिलों में, आंखों में, जहन में महसूस होगी। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, शेख रशीद ने आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के संविधान को कोट करते हुए 60 दिन के लिए पंजाब रेंजर्स बुला दिए। पाकिस्तान रेंजर्स का एक हिस्सा है, जैसे सिंध रेंजर्स हैं वैसे ही पंजाब रेंजर्स हैं। ये एक पैरामिलिट्री किस्म की फोर्स है। आप ये लगा लीजिए लगभग जैसे भारत में बीएसएफ है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में रेंजर्स हैं। पूरे पंजाब को हैंड ओवर कर दिया रेंजर्स को। ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबर भी है। इसके बड़े जिसको कहते हैं कि डेंजरस, बड़े खतरनाक इसके रिपरकशंस भी हैं। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि पंजाब पुलिस गई थी लाठियों के साथ, टीयर गैस के साथ, तहरीक लबैक पाकिस्तान को रोकने के लिए, लेकिन वहां से निकले रॉकेट लॉन्चर, वहां से निकली AK-47 एंड वेपन्स ऑफ अ हायर कैलिबर, कोट एंड कोट। ये मेरे पाकिस्तानी सोर्स ने मुझे बताया। अब रॉकेट लॉन्चर फायर हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, शायद नहीं हुए, लेकिन AK-47 चली है। 3 से लेकर 5 पुलिस एहलकार मारे गए हैं, 80 घायल हैं, जिसमें से करीब 6-7 बड़े क्रिटिकल स्टेज में हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक 10 डेज, कुछ लोगों का यह कहना है। और इस खबर को हम जिसको कहते हैं कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं कि करीब 25 पुलिस वाले मारे गए हैं। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पंजाब गवर्नमेंट और शेख रशीद मिलकर इन सब खबरों को छुपा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। पर नो डाउट लोग मारे गए। अब ये लोग जा रहे हैं लबैक वाले इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव जाएंगे। यहां पे देखिए एक वीडियो जिसमें शेख रशीद ये कह रहे हैं कि रेंजर्स को बुला लिया है, और ये भी कह रहे हैं कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में है ही नहीं। ये देखिए वीडियो। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहां है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूं सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है। आपने देखा दोस्तों, फ्रांस का एम्बेसडर है ही नहीं। अब फ्रांस के एम्बेसडर की भी इसमें क्या गलती दोस्तों, आप खुद सोचिए। कभी ना कभी तो बेचारा
गरीब आदमी एम्बेसी से निकलेगा, कभी ना कभी तो बाहर जाएगा, कभी ना कभी तो बीवी बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल जाएगा, बाजार जाएगा, जेल में तो रह नहीं सकता। और वहां पे यानी कि पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के एम्बेसडर के साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये ऐसा मुल्क है जहां पे प्रधानमंत्रियों को लटका दिया सूली से, ऐसा मुल्क है जहां पे सलमान तासीर जैसे पॉलिटिशियन को उसी के बॉडीगार्ड ने दिन दहाड़े गोली मार दी। यह बात नहीं है कि ऐसी चीज भारत में नहीं हुई या अमेरिका में नहीं हुई या और मुल्कों में नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान में किसको किस बात का कब बुरा लग जाए। कल एक खबर पाकिस्तान से मुझे मिली, अगेन ये खबर सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा स्ट्रांग र्यूमर है पाकिस्तान में दोस्तों। और मैं डिस्क्लेमर देके आपको बता रहा हूं कि बड़ा स्ट्रांग र्यूमर है कि शेख रशीद ने अपनी सिक्योरिटी डिटेल से सारे मुसलमानों को हटा दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे गैर मुस्लिम अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे डालें तब आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे मुल्क में उसने सारे जो मुस्लिम हैं उनको हटा दिया और वहां पे ज्यादातर ईसाइयों को ले आया है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वहां पे लोग हैं जो कुछ पुलिस में हैं, उनको मेन जगह उनको दे दी अपनी सिक्योरिटी में, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो सलमान तासीर का हाल हुआ था वही मेरा भी हाल हो जाएगा, कोई ना कोई मुझे मार डालेगा। अच्छा, पहले तो पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन रहा कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये बैंड तो है तहरीक लबैक, लेकिन ये इलेक्शन भी लड़ रही। तो लोगों ने पूछा साहब एक बात बताइए, बैंड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कैसे लड़ सकती है? तो एज यूजुअल पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ा टेंशन था इस चीज को लेकर। बोला कि नहीं साहब इलेक्शन छोड़िए, बैंड है तो बैंड है। फिर शेख रशीद साहब गए और ये बोला अब हम इनके साथ ऐसा डील करेंगे जैसे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक दहशतगर्द तंजीम, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं। छोटी सी क्लिप देखिए आप शेख रशीद की कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत इस पर तफसीली बात करेगी। देख लिया दोस्तों आपने, यानी कि हम तहरीक लबैक पाकिस्तान जो कि पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ ऐसे डील करेंगे जैसे कि एक हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन ये कहने के 48 घंटे पहले इन्होंने 350 लोग लबैक के छोड़ भी दिए थे। घुटनों पे आ गई ना पाकिस्तान की सरकार। इन्होंने 350 तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन जो थे और कुछ अहलकार भी थे, उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट होल्डर्स भी थे, उनको छोड़ दिया। अरे साहब, अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप छोड़ क्यों रहे हैं उनको? और अगर आप उनको छोड़ रहे हैं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे? अब इस जिसको कहते हैं कि पशुपेश में पूरा मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले हैं ये बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद यानी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की ओर। लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद अभी इधर के बीच में है, ये लाहौर और गुजरावाला के बीच में। और यहां पे पिच्ड बैटल्स चल रही हैं, पुलिस फायर कर रही है, रेंजर्स फायर कर रहे हैं, वो फायर कर रहे हैं। एक डर का माहौल है इस्लामाबाद में, जहां पे लोग कह रहे हैं कि साहब जो घर में काम करने वाले थे उन्होंने आना बंद कर दिया, डर के मारे कि अभी लबैक वाले पहुंच जाएंगे। और अगर लबैक वाले पहुंचते हैं तो दोस्तों विश्वास करिए मेरी बात का, ये फ्रांस की एम्बेसी पर अटैक करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे ही सांप पाल रखे हैं। जब जियाउल हक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था तो अमेरिका की एम्बेसी, जिस अमेरिका के टुकड़ों पे पाकिस्तान पला है, उस अमेरिका की एम्बेसी को उन लोगों ने अटैक करा था और उस पर आग लगाई थी। एक सेफ रूम था जिसके अंदर एम्बेसडर और उसका स्टाफ घुस गया था, तब उनकी जान बच पाई। उस जमाने में मोबाइल फोन होते नहीं थे, लैंडलाइन पे सारा कुछ कांटेक्ट होता था। जियाउल हक साहब अपनी साइकिल लेके जबरदस्ती जानबूझ के साइकिल लेके बाहर चले गए कि मैं साइकिल रैली में हूं। साथ में 100-200 सिक्योरिटी पर्सनल जियाउल हक के साथ चल रहे हैं, आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, पूरा प्रोटोकॉल था। वो साइकिल चला रहे थे जियाउल हक और वहां पे अमेरिका के एम्बेसी में अटैक करवाया, जियाउल हक ने करवाया। तो आप इट इज विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल मुमकिन है पाकिस्तान में कि कोई ना कोई कोर कमांडर लबैक वालों को बोले कि वो रहा फ्रांस का एम्बेसी, जरा छेड़ कराना थोड़ा सा। ये बिल्कुल हो सकता है। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की जो कला है, भारत में भी होती है ऐसी चीजें, लेकिन भारत में उस लेवल पे नहीं होती। भारत में धरना हो जाएगा रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल हो जाएगी, थोड़ा सा डंडे वंडे बरसा दिए जाएंगे। लेकिन भारत में यह नहीं होता कि बीच सबसे बड़े शहर में या दूसरे सबसे बड़े शहर में, लाहौर दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद, वहां पे जब पुलिस जाए और डंडे बरसाए तो भीड़ में से कोई AK-47 निकाल के पुलिस वालों की जान ले ले।
दिस इज ओनली पॉसिबल इन पाकिस्तान। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप एक और वीडियो देखें। ये मुबश्शिर लुकमान साहब हैं, ये बहुत बड़े एक पत्रकार हैं पाकिस्तान में, बड़े नामी ग्रामी हैं। इनका जो फेम है, इनका जो रसूख है, इनका जो औहदा है, वो तब बढ़ गया था जब फवाद चौधरी, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास है, वो इनके साथ कहीं एक वलीमे में मिले किसी की शादी में, और फवाद चौधरी ने मुबश्शिर लुकमान के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया। तब और फेमस हो गए। कैबिनेट मिनिस्टर से हर एक आदमी थप्पड़ भी नहीं खा सकता। दैट्स ऑल्सो पॉइंट ऑफ ऑनर इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, बात यह है कि मुबश्शिर लुकमान की सोच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोच कैसी उस आदमी की। उसने ये बोला, हम नॉर्मली ये फिल्म के चक्करों में पढ़ते नहीं, आपको पता है चाणक्य फोरम इज अ सीरियस जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। बट मैं आपको सोच बताना चाहता हूं कि सोच क्या है पाकिस्तान की। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार शाहरुख खान को, उसके बेटे को जेल में डाल के जबरदस्ती शाहरुख खान को तंग कर रही है, क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान है। इस वक्त इंडिया में हो यह रहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी तो अपनी मुस्लिम दुश्मनी में पागल हुई भी है। ये पाकिस्तान के एंकर्स कह रहे हैं। जो कुएं के अंदर मेंढक होता है ना दोस्तों, वो जो कुएं की गोलाई होती है, उसके थ्रू जो उसको आसमान दिखता है ना, वो सोचता है कि आसमान इतना ही बड़ा है। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ये मजहब को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। मैं बार बार पाकिस्तानियों को ये बात समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, आज मैं फिर वो एग्जांपल दूंगा ये सेगमेंट खत्म करने से पहले। दोस्तों, मैं हिंदू क्यों हूं? क्योंकि मेरे मां बाप हिंदू हैं। इमरान खान मुसलमान क्यों? क्योंकि उसके मां बाप मुसलमान हैं। पर पाकिस्तान में मुसलमान होने को एक इतना बड़ा हवा बना दिया है, जैसे दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई है उनको। ये पागल हो जाते हैं, इनको हजम ही नहीं होता। अरे भाई, शाहरुख खान को सुपरस्टार, मेगा स्टार सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल थे। मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने 25-25 बार दोस्तों से पैसे मांग के, मां बाप से पैसे लेके दिलवाले दुल्हनिया देखी है, लाइन में खड़े होकर। सारे मुसलमान नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर शाहरुख खान को स्टार बनाया है। क्या उसके बेटे के साथ सही हुआ, गलत हुआ? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, और ना मैं इसके बारे में कमेंट करना ठीक समझता हूं, क्योंकि मेरा एरिया नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि हर चीज में ये हिंदू मुसलमान के कीड़े मत ढूंढें। आपके मुल्क में ये सब चलता होगा, क्योंकि आपका मुल्क मुबश्शिर लुकमान साहब यानी कि पाकिस्तान, जिसमें आजादी के पहले हमारी और आपके क्रिएशन पे करीब 24% माइनॉरिटीज थी, वो 3% रह गई हैं। आपने उनको मार दिया, आपने उनको कन्वर्ट कर दिया, लड़कियों का रेप हो गया, उनको उठा के फोर्स्ड उनकी मैरिजेस हो गई। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे गौरी और गजनवी घोड़े पे बैठ के आए और तलवार हिलाई और सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टू कोट अल्लामा इकबाल, ये सब नहीं है। हिंदुस्तान अलग है, हिंदुस्तान बहुत अलग है। मैं फिर कह रहा हूं, आर्यन खान के साथ जो हुआ, मुझे नहीं पता सही हुआ गलत हुआ, ना मुझे इसकी नॉलेज है, ना मैं नॉलेज रखना चाहता हूं, ना ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन हर चीज को मजहब से जोड़ना, क्रिकेट को आप मजहब से जोड़ देते हैं, आप लोग, आप किसी केस को मजहब से जोड़ देते हैं। अगर भारत इतना ही खिलाफ होता मुसलमान के, तो भारत में यूसुफ खान, जिसको आप दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं ना, वो पैदा नहीं होता। यहां पे मधुबाला पैदा नहीं होती। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं होता। आमिर, सलमान, शाहरुख, AR रहमान, सलीम जावेद, मैं हजारों ऐसे नाम ले सकता हूं, दुर्रानी, पटौदी, अजहरुद्दीन, क्रिकेट में, जो कि कैप्टन रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। तो हमारा देश मजहब से नहीं चलता, हमारा देश संविधान से चलता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन इन करने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मैं जल्दी मिलूंगा कुछ दिनों के बाद, कुछ और खबरें आपके सामने लाऊंगा। जय हिंद।